जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुने हुए लगभग आधे राजनेताओं पर आपराधिक आरोप हैं। आज हम कुछ ऐसी ही गहरी सच्चाइयों की पड़ताल करेंगे जो इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे छिपी हैं। ये पूरा विश्लेषण संकलित रिपोर्टों और डेटा पर आधारित है। देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब तो भारत के करोड़ों नागरिकों की जिंदगी और उनके भविष्य पर सीधा असर डालता है। तो चलिए उन ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को ही हिला रही हैं। आज की पड़ताल में हम 4 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले, पैसा, सत्ता और भ्रष्टाचार का खेल। फिर हिंसा, विभाजन और सजा से बचने की संस्कृति। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी संस्थाएं कैसे कमजोर हो रही हैं। और आखिर में इन सब का हम पर यानी वोटरों पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मुद्दे से ही शुरू करते हैं, पैसा, सत्ता और भ्रष्टाचार। देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये अवैध पैसा आखिर आता कहां से है और ये कैसे हर चीज पर अपना असर डालता है। 2G स्पेक्ट्रम मामले को ही देख लीजिए। 1,76,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी है कि इससे देश में कई सालों तक हेल्थ या एजुकेशन का बजट चल सकता था। ये सिर्फ सरकारी खजाने का नुकसान नहीं था, ये जनता के भरोसे का भी नुकसान था। लेकिन वक्त के साथ भ्रष्टाचार के तरीके भी बदल जाते हैं। वो सिर्फ इन बड़े खुले घोटालों तक ही सीमित नहीं रहता। अब ये और भी छुपे हुए सिस्टमैटिक तरीकों से काम करता है, जैसा कि हमने हाल ही में विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में देखा। 5,180 करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो उन 40 कंपनियों ने चंदे में दी जिनकी जांच ईडी या सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियां कर रही थीं। ये सीधे सीधे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाले सिस्टम की तरफ इशारा करता है, जहां कंपनियां शायद जांच से बचने या फायदा पाने के बदले में राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पैसे और सत्ता का ये जो खेल है, इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होता है। इसका असर होता है हिंसा और विभाजन के रूप में, जिसकी असली कीमत हमेशा आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। अब ये आंकड़े देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर सांप्रदायिक दंगों में 84% की बढ़ोतरी हो गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि समाज में ध्रुवीकरण कितना बढ़ गया है और ये हिंसा के लिए एक खतरनाक माहौल तैयार कर रहा है। अगर हम 2024 के इन आंकड़ों को और गहराई से देखें तो स्रोत बताते हैं कि 59 में से 44 दंगे भाजपा शासित राज्यों में हुए। इन दंगों में जिन 13 लोगों की जान गई, उनमें से 10 मुस्लिम थे और चुनाव के दौरान दी गई हेट स्पीच में से 98% भाषणों का निशाना एक खास समुदाय यानी मुसलमान थे। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। अब जरा इन 2 आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। 2017 से 2022 के बीच पुलिस कस्टडी में 11,000 से ज्यादा मौतें हुई। और जानते हैं कि इन मौतों के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया? 0, एक भी नहीं। ये डरावना आंकड़ा एक ऐसी संस्कृति की तरफ इशारा करता है जहां ऐसा लगता है कि कानून के रखवाले ही कानून से ऊपर हैं। और सजा ना मिलने का ये डर सिर्फ पुलिस हिरासत तक ही सीमित नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, कैसे सड़कों पर भीड़ के हाथों होने वाली हिंसा, जिसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, वो कुछ ही सालों में 2 घटनाओं से बढ़कर 63 तक पहुंच गई। ये एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक ट्रेंड है। तो सवाल ये है कि जब भ्रष्टाचार और हिंसा इस तरह बढ़ रही हैं, तो वो संस्थाएं क्या कर रही हैं जिनका काम इन सब पर रोक लगाना है? हमारे चेक और बैलेंस कहां है? ये सेक्शन उन्हीं संस्थाओं के बारे में है जिन्हें हमें इन सब से बचाने के लिए बनाया गया था। देखिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आजाद न्यायपालिका उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। यही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि कोई भी, यहां तक कि सरकार भी, कानून से ऊपर ना हो। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आज ये रीढ़ की हड्डी उतनी ही मजबूत है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की एक रिपोर्ट कुछ बहुत ही गंभीर चिंताओं की ओर इशारा करती है। जरा खुद सोचिए, अगर सरकार ये तय करने लगे कि जज कौन बनेगा या जो जज सरकार के खिलाफ फैसला दे उसका कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या न्याय सच में स्वतंत्र रह पाएगा? न्यायपालिका की ही तरह लोकतंत्र का एक और बहुत जरूरी स्तंभ है मीडिया, जिसे हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो ये स्तंभ भी भारी दबाव में है। सिर्फ एक राज्य,
उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा देखिए, 66 पत्रकार जिन पर 2017 से अब तक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जब सच दिखाने वालों और सवाल उठाने वालों को ही चुप करा दिया जाएगा, तो फिर सत्ता से सवाल पूछेगा कौन? तो इन सब बातों का, पैसा, हिंसा और कमजोर होती संस्थाओं का आखिर मतलब क्या है? इसका हम पर यानी वोटरों पर और हमारे चुनने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है? ये जो आंकड़ा है, ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। 2024 में जो नए सांसद चुने गए, उनमें से लगभग आधे यानी 46% उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिन पर खुद कानून तोड़ने के आरोप हों, क्या हम उन पर देश के लिए कानून बनाने का भरोसा कर सकते हैं? और हाँ, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के डेटा के मुताबिक ये समस्या लगभग हर बड़ी पार्टी में है। बीजेपी के 39%, कांग्रेस के 49% और समाजवादी पार्टी के 45% जीतने वाले उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले घोषित हैं। ये एक सिस्टम की समस्या है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन चुना जा रहा है, बल्कि अब तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जब लाखों डुप्लीकेट वोटरों या वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की खबरें आती हैं, तो ये सिर्फ एक छोटी-मोटी गलती नहीं होती। ये लोकतंत्र के दिल पर एक हमले जैसा है। और आखिर में देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों पर गौर कीजिए। भेड़तंत्र के भयावह कृत्य, जिन्हें नया सामान्य बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये एक सीधी-सीधी चेतावनी है कि जब भीड़ सड़कों पर इंसाफ करने लगती है, तो कानून का राज खत्म हो जाता है। तो आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये सवाल सिर्फ नेताओं या अदालतों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, हर नागरिक के लिए है। हम अपने लोकतंत्र के उन बुनियादी सिद्धांतों को फिर से मजबूत करने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं?